हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा फॉरेन ट्रेड 1947 से लेकर 1990 तक, विदेशी व्यापार 1947 से लेकर 1990 तक। तो बच्चों, मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में, मैंने बता रखा है कि किसी भी देश के फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें इन तीन बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला, उस देश में वॉल्यूम कितना है फॉरेन ट्रेड का। दूसरा, जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसका कंपोजिशन क्या है। और तीसरा, डायरेक्शन क्या है। तो ये वाला पार्ट तो पिछले वीडियो में हो चुका है। पार्ट 2 में प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। आज हम सीखेंगे पढ़ेंगे मतलब कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बच्चों, कंपोजिशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कंपोजिशन वर्ड का मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड है कंपोजिशन, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बच्चों, कंपोजिशन का मतलब होता है किस टाइप के गुड्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया था कि कितने रुपए के गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कितने रुपए के गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, वो वॉल्यूम था। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ पर कंपोजिशन का मतलब है किस टाइप के गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, किस टाइप के गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, किस टाइप के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइप पे फोकस करना है। कंपोजिशन मतलब होता है टाइप, किस टाइप के गुड्स। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि हम आज़ादी से पहले जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड में ज़्यादातर जो कंपोजिशन था उसका, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज़्यादा थे। यानी कि हमारा जो कंपोजिशन था, यानी हमारे विदेशी व्यापार की जो बनावट थी, उसमें उस बनावट में क्या था कि उसमें हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही जो भी था एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा था, उसका बिजनेस ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे देश में कंपोजिशन में चेंज आ चुका है काफ़ी हद तक। आज हमारे देश में जो फॉरेन ट्रेड होता है उसमें एग्रीकल्चरल का कम होता है और मैन्युफैक्चर गुड्स का शेयर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो कंपोजिशन का मतलब है कि हम किस तरह के गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ये कहलाता है कंपोजिशन। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें 1947 से लेकर 90 तक, तो क्या क्या चेंज आया। तो हाँ बच्चों, पहले मैं बता दूं, पहले 1947 में हम क्या करते थे, हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, और हम फिनिश गुड्स को यानी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया करते थे। इसका कारण ये था कि इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो इंडिया से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाता था इंग्लैंड को, और इंग्लैंड के कारखानों में, इंग्लैंड की फैक्ट्री में जो माल बनकर तैयार होता था, हम उसका इंपोर्ट करते थे। तो ये उस टाइम की बात थी। लेकिन अब हमारे देश के फॉरेन ट्रेड में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते थोड़ा सा। तो पहला पॉइंट है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। यानी कि फॉरेन ट्रेड जो हमारा 1947 से लेकर 1990 तक रहा, तो इसमें एक चीज़ देखने को हमें मिली कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट करते थे, उसका परसेंटेज शेयर जो था वो डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन का मतलब घट गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1947 से लेकर 90 तक जो हमारा कंपोजिशन था फॉरेन ट्रेड का, उसमें एक बड़ा चेंज आया कि पहले हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे, जिसमें कमी आ गई। अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, या बहुत कम करते हैं। उसका दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में, इंडिया के अंदर नई इंडस्ट्री लग गई। अब एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट बनकर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी है या एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस होता है, वो हमारे देश की इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल हो जाता है। तो अब हमें एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास, पहला। दूसरा, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ना जो थी वो बढ़ गई है। इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई, तो इंडिया में एक डिमांड पैदा होने लग गई। अब इंडिया में डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाने लग गया और उसको एक्सपोर्ट कम कर दिया गया। तो ये दो बड़े कारण थे। पहला कारण क्या था, इंडिया में इंडस्ट्री लगी, जिससे हमने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के बजाय इंडिया की इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लिया। दूसरा, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी, जिस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ी, तो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कम कर दिया। दूसरा है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। बच्चों, कन्वेंशनल आइटम का मतलब है पुराने ज़माने के आइटम। यानी 1947 में जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे उसको हम बोलते थे कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल मतलब पुराने ज़माने में। तो पुराने ज़माने में मतलब उस वक्त हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे उसमें बच्चों क्या क्या आता था। उसमें आता था जैसे जूट हो गया, ठीक है,
कॉटन हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, टी हो गया, ठीक है, ऑयल सीड्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, मतलब ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे पुराने ज़माने में, पहले 1947 तक। तो इसको बोला जाएगा कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल मतलब ये पुराने आइटम्स हैं, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से इंग्लैंड में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतने लग गया वैसे वैसे कन्वेंशनल आइटम का एक्सपोर्ट भी इंग्लैंड को कम हो गया या विदेशों को कम हो गया। इसका एक बड़ा कारण ये था कि इंडिया में इंडस्ट्री लगने लग गई, और अब इंडिया में जब इंडस्ट्री लगी तो जूट का इस्तेमाल इंडियन इंडस्ट्री में होने लग गया, कॉटन का इस्तेमाल, सिल्क का इस्तेमाल, टी का इस्तेमाल, ऑयल सीड्स और मिनरल्स, इन सब का इस्तेमाल इंडिया के इंडस्ट्री में होने लग गया, जिस वजह से इन कन्वेंशनल आइटम का एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, तो बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि इन कन्वेंशनल आइटम का इस्तेमाल की डिमांड इंडिया में बढ़ने लग गई, तो इसका इस्तेमाल इंडिया में ही होने लग गया। तीसरा है इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बच्चों एक बात और बता दूं कि आज़ादी के टाइम पर हमारे देश में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो हम कोई भी मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि देश में इंडस्ट्री ही नहीं थी। हम क्या करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। ध्यान सुना, हम रॉ मटेरियल इंग्लैंड को या विदेशों को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स का हम इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 1947 के बाद हमारे देश में इंडस्ट्री लगातार बढ़ने लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्री लगातार बढ़ने लग गई, और इंडिया में लगातार इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से इंडिया में गुड्स बनकर तैयार होने लग गए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई। और जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई तो हुआ ये कि इंडिया अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को पहले एक्सपोर्ट करने लग गया। पहले इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब इंडिया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को, यानी कि रेडीमेड प्रोडक्ट को या फिनिश गुड्स को या तैयार माल बोलो उसको, तैयार माल को इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया। इंडिया फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करने लग गया। तो यानी कि इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, अब इंडिया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करने लग गया था। ये तीन बड़े चेंज है, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहला चेंज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कम हो गया। दूसरा, कन्वेंशनल आइटम का एक्सपोर्ट कम हो गया और नए नए ज़माने के गुड्स एक्सपोर्ट होने लग गए, मतलब इनके बजाय अब दूसरी चीज़ें एक्सपोर्ट होने लग गई थी। और तीसरा, मैन्युफैक्चर गुड्स अब एक्सपोर्ट होने लग गया। पहले मैन्युफैक्चर गुड्स इंपोर्ट हुआ करता था। तो बच्चों इन कंपोजिशन को ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि इंडिया जो था पहले पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड था। लेकिन कंपोजिशन को देख के पता चलता है कि इंडिया अब प्राइमरी गुड्स यानी कि प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड नहीं है। अब इंडिया के पास सेकेंडरी सेक्टर भी है और टेरिटरी सेक्टर भी है। अब इंडिया सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर पे भी डिपेंड है। ठीक है, तो अब इंडिया के पास दो सेक्टर्स और हैं, और ख़ास तौर पे सेकेंडरी सेक्टर इंडिया का काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। तो अब इंडिया पूरी तरह से प्राइमरी सेक्टर पे नहीं है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों? तो बस आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है।